Welcome to the Cartoon Toon TV. एक समय की बात है कि काव्या नाम की एक औरत अपने पति कैलाश और दो बेटों राहुल और राकेश के साथ एक गांव में रहा करती थी। काव्या की एक बहू अंजलि थी और छोटे बेटे राकेश की शादी होने वाली थी। कुछ दिनों में ही राकेश की शादी हो जाती है और राकेश की बीवी प्रीति विदा होकर राकेश के घर आ जाती है। प्रीति अमीर घर से थी और अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी। जब प्रीति विदा होकर आती है और सब लोग उसका वेलकम करते हैं तो प्रीति कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ठीक है प्रीति, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। हाँ जेठानी जी, आप मुझे कॉफी बनाकर दे देना। अच्छा प्रीति, ठीक है, तुम जाओ, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। अंजलि बाहर से कॉफी का सैशे लेकर आती है और प्रीति के लिए कॉफी बनाकर उसके कमरे में ले जाती है। कॉफी देखकर प्रीति कप नीचे फेंक देती है और कहती है, जेठानी जी, लगता है आपने कॉफी को ब्लेंड नहीं किया। मुझे तो लगता है आपके पास कॉफी ब्लेंडर ही नहीं है। ये देख के अंजलि अपने कमरे में आ जाती है। उसे प्रीति का ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। प्रीति की आज पहली रसोई थी। प्रीति अपनी सास से कहती है, माँ जी, रसोई किधर है? मैं सबके लिए खाना बना लूं? प्रीति बेटा, हमारे घर में रसोई नहीं है, बाहर चूल्हा रखा है। अंजलि उधर ही खाना बनाती है, तुम जाओ उधर ही खाना बना लो। प्रीति बाहर आकर देखती है कि वहां चूल्हा पड़ा हुआ है और साथ ही थोड़े से मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं। ये देखकर प्रीति कहती है, माँ जी, क्या आपके घर सिलेंडर नहीं है? मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना भी नहीं आता। मुझे तो लगता है जेठानी जी दहेज में कुछ भी नहीं लेकर आई। तभी वहां जेठानी अंजलि आ जाती है और कहती है, अरे प्रीति, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, ये रसोई में जो सामान पड़ा है वो मेरा ही है, जो दहेज में लाई हूँ। ये मिट्टी के कुछ बर्तन बस ये लाई है आप दहेज में। मेरा दहेज देखा है? ओवन, मिक्सी, ब्लेंडर सब कुछ है मेरे पास। और हाँ सासू माँ, मैं इस खुली रसोई में खाना नहीं बनाऊंगी। आप ऐसा करें, इसके इर्द गिर्द दीवार बनवा दें। ठीक है बेटा, मैं राकेश से कहकर लगवा देती हूँ। राकेश रसोई के इर्द गिर्द दीवार बनवा देता है। तो प्रीति अपनी रसोई में अपना दहेज का सामान ले आती है और खाना बना लेती है। अगले दिन अंजलि रसोई में जाती है और प्रीति भी वहां आ जाती है और कहती है, अरे जेठानी जी, आपको मेरी रसोई में आने की इजाजत किसने दी? तुम्हारी रसोई? क्या मतलब? जी जेठानी जी, मेरी रसोई। क्या आपको रसोई में मेरा सामान नजर नहीं आ रहा है? इसमें सारा मेरा सामान पड़ा है, तो इस हिसाब से ये रसोई मेरी हुई और मैं गरीबों को अपनी रसोई में आने की इजाजत नहीं दे सकती। ऐसे ही समय बीत रहा था और प्रीति ने अंजलि का रसोई में आना बंद कर दिया था। एक दिन कविता अपनी दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, प्रीति, अंजलि, मैं चाहती हूँ तुम दोनों ही खाना बनाया करो। इसीलिए सुबह का खाना प्रीति बनाया करेगी और शाम का खाना अंजलि तुम बनाया करोगी। ठीक है माँ जी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हाँ, जेठानी जी से कहिए कि ये अपना चूल्हा निकाल लें और उस पर खाना बनाया करें। मेरी कोई चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। प्रीति, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी। अंजलि अपना चूल्हा अलग रख लेती है और अपने हिस्से का काम करने लग जाती है। जब अंजलि सबके लिए खाना बनाती है और सबको खाने के लिए बुलाती है तो प्रीति कहती है, मैं किसी गरीब के चूल्हे का खाना नहीं खाऊंगी, मैं अपना खाना खुद बना सकती हूँ। अंजलि चुप कर जाती है, लेकिन प्रीति का ये रवैया देखकर सब घर वाले परेशान हो जाते हैं। एक दिन सब घर वाले अंजलि के घर जाते हैं उसकी बहन की शादी पर, लेकिन प्रीति नहीं जाती है। प्रीति अपने कमरे में बैठी थी कि तभी साथ वाले घर से कुत्ता प्रीति के घर आ गया और प्रीति की रसोई में चला गया। वहां प्रीति का सामान गिरा दिया, जिसकी वजह से प्रीति के दहेज का सारा सामान टूट गया। जब घर वाले वापस आए
तो देखा कि रसोई का सारा सामान बिखरा और टूटा पड़ा है। तो उन्होंने प्रीति से पूछा, तो प्रीति ने उन्हें सारी बात बताई और रोती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन प्रीति का घमंड अभी भी नहीं गया था। तभी वहां प्रीति के माता पिता प्रीति से मिलने आ गए। सब बिखरा देखकर उन्होंने वजह पूछी, तो राकेश ने उन्हें सब कुछ बता दिया। प्रीति के माता पिता प्रीति के कमरे में गए, तो साथ ही अंजलि उनके लिए पानी ले आई और कहा, मैं खाना तैयार करती हूँ। प्रीति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। इतने में खाना तैयार हो गया, तो सब खाने के लिए आ गए। सब खाना खा रहे थे, लेकिन प्रीति ने इस बार भी वही किया जो हर बार करती थी। मैं इस गरीब के दहेज के सामान में बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी। जब प्रीति के माता पिता ने खाना खाया तो कहा, अरे अंजलि बेटा, तुमने तो बहुत मजे का खाना बनाया है। हमारी प्रीति को भी सिखा देना, उसे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, तो आप लोग पता नहीं कैसे खा लेते हैं। प्रीति के पिता उसे समझाते हैं, अरे प्रीति बेटा, हमने तुम्हें हर चीज दी, वो इसीलिए दी कि हम जानते थे कि तुम्हारे ससुराल में ये सब नहीं है और उन्हें इन सब की आदत है। ये सब हमने इसीलिए किया था कि तुम अपने ससुराल में सबके साथ मिलकर रहो, इसीलिए नहीं कि तुम रसोई ही अलग कर लो और किसी को अपनी चीजों को हाथ भी ना लगाने दो। देखो, सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम्हारे बनाए हुए खाने को कभी बुरा नहीं कहा। ये बात तुम भी जानती हो कि तुम कोई खास अच्छा खाना नहीं बनाती हो। पिता के समझाने पर प्रीति समझ जाती है और सबसे माफी मांगती है। अंजलि भी उसे माफ कर देती है और फिर सब मिलकर प्रीति और अंजलि के दहेज का सामान इस्तेमाल करने लग जाते हैं और हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज रानी की पहली रसोई थी। जब रानी किचन में गई तो देखा कि किचन में चूल्हा ही नहीं था। वो भागकर अपनी सास के कमरे में गई। वहां उसकी सास कविता और नंद पारो थी। रानी अपनी सास से कहती है, माँ जी, किचन में तो चूल्हा ही नहीं है। बगैर चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊंगी, और वो भी पूरे गांव के लिए। तभी उसकी नंद पारो कहती है, भाभी, आपको खाना तो बनाना ही पड़ेगा, वो भी पूरे गांव के लिए और बगैर चूल्हे के। बताएं, क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगी? ये कैसा चैलेंज है? और शादी से पहले तो आपने मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं बताया था। ये सिर्फ हमारा फैसला नहीं, बल्कि पूरे गांव का फैसला है। अगर तुम नहीं कर सकती तो मना कर दो और गांव के सामने अपनी हार स्वीकार कर लो। मेरी आदित्य से लव मैरिज हुई है। अगर मैंने हार स्वीकार कर ली तो आदित्य की हार होगी और मैं आदित्य की हार नहीं देख सकती। इसलिए मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। हाँ हाँ भाभी, आप जरूर समय लो, लेकिन हाँ, शाम को पूरे गांव के लिए खाना ठीक होना चाहिए। भाभी, मेहमानों की लिस्ट मैंने किचन में रख दी है, आप देख लीजिएगा। पारो किचन में जाती है और वो लिस्ट देखती है। आज पारो को 25 लोगों के लिए खाना तैयार करना था, लेकिन सब गांव वालों ने मिलकर पारो के लिए एक टास्क रखा था कि वो बगैर चूल्हे के खाना बनाएगी। और बगैर चूल्हे के खाना कैसे बनेगा, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। एक दिन इसी गांव की एक औरत आदित्य के घर आती है और कहती है, कविता बहन, मैं तुम्हारे बेटे आदित्य के लिए अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर आई हूँ। ये देखो मेरी भतीजी की तस्वीर, ये बहुत सुंदर है और आदित्य भी बहुत प्यारा लड़का है और काम काज भी अच्छा चल रहा है इसका। इसीलिए मैं अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की तो वाकई सुंदर है। हाँ माँ, लड़की तो वाकई बहुत अच्छी है और भैया के साथ बहुत प्यारी लगेगी। तभी वहाँ पर आदित्य आ जाता है और कहता है, किस लड़की की बात हो रही है? आदित्य बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। बताओ जरा तुम्हें लड़की कैसी लगी?
माँ, मुझे कोई लड़की नहीं देखनी। दरअसल मैं आपको बताने वाला था कि मुझे अपनी क्लास फेलो रानी बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। इतना कहकर आदित्य वहां से चला जाता है और वो औरत भी वहां से चली जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसकी भतीजी का रिश्ता क्यों नहीं हुआ। वो भी ठान लेती है कि वो इन लोगों से बदला जरूर लेगी। वो गांव में जाकर हर एक को बताती है। देखो तो सही, ये कविता का बेटा लव मैरिज करना चाहता है। हमारे गांव में कभी किसी ने लव मैरिज नहीं की। गांव वालों की इज्जत खराब करने पर तुला हुआ है। कुछ तो करना ही होगा। एक दिन रानी और आदित्य पानी पूरी खा रहे होते हैं कि तभी वहां पर से वही औरत अपनी सहेली के साथ गुजर रही होती है और छुप जाती है और अपनी सहेली से कहती है, अरे देखो तो सही, ये आदित्य तो उस लड़की के साथ पानी पूरी भी खा रहा है। आदित्य और रानी आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों चुपके से उनकी बातें सुन रही होती हैं। पानी पूरी कितनी मजे की है ना। रानी, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अरे मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। क्लास में जो लंच में लेकर आती थी ना, वो मैं ही बनाती थी। अच्छा, फिर तो तुम्हारे हाथ में बहुत जायका है, क्योंकि वो खाना तो बहुत मजे का होता था। मैं तो समझता था कि वो खाना तुम्हारी अम्मी बना कर देती हैं। इसका मतलब शादी के बाद मजे ही मजे में हूँ। रोज अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा। वो दोनों औरत इनकी सब बातें सुन लेती हैं और परेशान हो जाती है कि इसको खाना भी बहुत अच्छा बनाना आता है। लेकिन उस औरत ने भी ठान ली थी कि वो अपनी भतीजी का बदला जरूर लेगी। उसने एक प्लान बनाया और कविता और पारो को अपने पास बुलाया। अरे भाई, तुमने हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? खैर तो है? हाँ हाँ, खैर ही है। मैंने सोचा है कि तुम्हारी नई नवेली दुल्हन आ रही है, तो क्यों ना एक चैलेंज रखा जाए उसके लिए। आंटी, कैसा चैलेंज? मैंने नहीं, बल्कि पूरे गांव वालों ने सोचा है कि तुम्हारी बहू की पहली रसोई पर वो पूरे गांव वालों के लिए खाना बनाएगी, और वो भी बगैर चूल्हे के। बगैर चूल्हे के? लेकिन बगैर चूल्हे के वो खाना कैसे बनाएंगी? यही तो चैलेंज है। लेकिन इससे तो पूरे गांव वालों के सामने मेरे आदित्य की बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, हम उसकी बेइज्जती क्यों करेंगे? अगर वो ये सब ना कर पाई तो अपनी हार स्वीकार कर लेगी। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? कविता और पारो मान जाती हैं। अब कहानी में आगे चलते हैं। रानी ने पहली रसोई पर बगैर चूल्हे के खाना बनाने का सोच लिया था। वो आदित्य से कहकर कुछ मिट्टी के बर्तन मंगवाती है, फिर उन पर काला रंग कर देती है और उन बर्तनों में चावल और दाल डालकर मसाले भी डालकर धूप में रख देती है, जिसे देखकर पारो कहती है, माँ, मैंने फिजिक्स में पढ़ा था कि काला रंग सूरज की तपश को अपनी तरफ खींचता है। लगता है आज बगैर चूल्हे के खाना बन जाएगा और सब गांव वालों का मुंह बंद हो जाएगा। कविता भी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और आदित्य से कहती है, आदित्य बेटा, तुमने अपने लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। मुझे तो भाई मेरी बहू बहुत अच्छी लगी है। जीती रहो बेटा। कुछ देर में खाना तैयार हो जाता है और गांव वाले भी आ जाते हैं। सब गांव वाले खाना खाकर बहुत खुश होते हैं और ठाकुर जी रानी से पूछते हैं कि बेटा, तुमने बगैर चूल्हे के खाना कैसे बनाया? तो रानी उन्हें सारी बात बता देती है। ठाकुर बहुत खुश होते हैं और इनाम में रानी को पैसे देते हैं। गांव वालों से रानी की तारीफें सुनकर वो औरत वहां से चली जाती है। फिर रानी अपने घर में हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है एक रसोई में 3 अलग अलग धर्म की बहुओं की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीता नाम की एक औरत अपने 3 बेटों सुरेश, राकेश और सूरज के साथ
रामनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सूरज और सुरेश दोनों अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने दुबई गए हुए थे और राकेश को ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, इसीलिए वो अपने पिताजी के साथ खेत में काम करता था। सीता अब बूढ़ी हो रही थी। सीता ने सोचा क्यों ना वो अपने सबसे छोटे बेटे राकेश की शादी कर दे। इसी बारे में सीता राकेश से बात करती है। राकेश को भी कोई ऐतराज ना था। फिर सीता राकेश के लिए अच्छी लड़की देखना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में राकेश की शादी पायल नाम की एक लड़की से कर देती है। पायल बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी। पायल सारा घर संभाल लेती है। सीता अपनी बहू से बहुत खुश होती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पायल ने अपनी सास का दिल जीत लिया था। सीता सोचती है, ऊपर वाले तेरा बड़ा एहसान है, तुमने मुझे पायल जैसी बहू दी। बस अब सुरेश और सूरज अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आ जाएं, फिर मैं इन दोनों की भी शादी कर दूंगी। फिर मेरी तीनों बहुएं सारा घर संभाल लेंगी और मैं बैठकर खाया करूंगी। सीता मन ही मन बहुत खुश होती है क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने जा रहा है। कुछ ही दिनों में सुरेश और सूरज की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। वो दोनों घर वापस आने का फैसला करते हैं। सीता अपने दोनों बेटों से मिलने के लिए बेचैन हो जाती है। सूरज और सुरेश जैसे ही घर आते हैं, उन्हें देखकर सीता बहुत खुश होती है, लेकिन सीता थोड़ी परेशान भी हो जाती है क्योंकि सुरेश और सूरज के साथ लड़कियां भी थी, जिसे देखकर सीता डर जाती है। सीता सूरज और सुरेश से पूछती है, बेटा ये दोनों लड़कियां कौन हैं? माँ जी, ये मेरी पत्नी काजल है और माँ जी, ये मेरी पत्नी आयशा है। क्या ये तुम दोनों ने क्या किया? मैंने तो तुम दोनों के लिए कुछ और ही सोच रखा हुआ था। चलो मान लिया कि तुम दोनों ने शादी कर ली, लेकिन बेटा इन दोनों लड़कियों के कपड़ों से तो लगता है कि ये किसी और धर्म की हैं। जी माँ, आयशा मुसलमान है। जी माँ, काजल बंगाली है। इन दोनों की बातें सुनकर सीता गुस्से में आ जाती है। ये क्या, शादी तो तुम दोनों ने की है, लेकिन अपने धर्म की लड़की से तो कर लेते। खैर अब मुझे क्या, जिंदगी तो तुम दोनों ने व्यतीत करनी है। सीता की तीनों बहुएं अलग अलग धर्म की होती हैं, लेकिन फिर भी तीनों आपस में अच्छे से रहा करती थी। क्योंकि पायल हिंदू थी, वो ज्यादा सब्जियां खाना पसंद करती थी और काजल मछली खाना, जबकि आयशा को चिकन और मटन खाना पसंद था। क्योंकि सीता के घर में एक ही रसोई थी, तो तीनों बहुएं उसी में खाना बनाती। एक दिन काजल रसोई में मछली बना रही थी, तो आयशा और पायल रसोई में अपने खाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन मछली की बदबू से दोनों बहुओं का उधर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। तभी आयशा ने काजल से कहा, काजल भाभी, आप मछली देखकर बना लें, इसकी बदबू बहुत आ रही है। तभी पायल कहती है, जी भाभी, आयशा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं क्यों देखकर बनाऊं? मछली का जायका तो तभी आता है जब इसे अच्छे से भूना जाए। तुम दोनों का इतना ही मसला है तो तुम दोनों बाहर चली जाओ। वो दोनों वहां से चली जाती हैं। तीनों बहुएं बारी बारी किचन में खाना बनाती हैं। काजल आए दिन मछली बनाया करती थी और बाकी दोनों बहुओं को मछली की बदबू अच्छी नहीं लगती थी। जब तीनों खाना बनाती तो तीनों में बहुत ज्यादा बहस होती। एक दिन ऐसे ही काजल अपने लिए मछली बना रही थी कि तभी वहां पायल आ गई और कहने लगी, काजल भाभी, क्या आपकी मछली अभी तक बनी नहीं? पूरी रसोई में मछली की बदबू फैल गई है। पता नहीं आप कैसे ये बदबू बर्दाश्त कर लेती हैं। मेरी तो सांस बंद हो रही है। मैं तो जा रही हूँ। और हाँ, सारे बर्तन धोकर रखिएगा, मैंने सब्जी बनानी है।
तुम चिंता मत करो पायल, मैं सारे बर्तन धो दूंगी। और हाँ, मेरी मछली को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैंने कभी तुम्हारी हरी सब्जी को कुछ कहा है? ये बहस अब रोज का मामला बन चुकी थी। सुबह शाम बस एक ही बात पर बहस होती रहती थी। एक दिन पायल अपने लिए कचौरी बनाती है और मजे से टीवी के सामने बैठकर खाने लगती है। तभी उसके मुंह में मटन का पीस आ जाता है। पायल चिल्लाने लगती है। तभी वहां आयशा आ जाती है। आयशा कहती है, क्या हुआ पायल भाभी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? मुझे लगता है तुमने मटन बनाने के बाद अच्छे से बर्तन नहीं धोए। जी भाभी, वो मैं भूल गई थी। भूल गई? तुम्हारे मटन का पीस मेरी कचौरी में आ गया है। अब क्या मैं इस कचौरी का अचार डालूं? सारा मूड खराब कर दिया। तीनों अपनी इस रोज रोज की बहस से तंग आ गई थी। तीनों ने फैसला किया कि वो तीनों सीता से कहेंगी कि उनकी रसोई अलग अलग कर दे। तीनों सीता के पास जाती हैं और उससे बात करती हैं। सीता कहती है, तुम तीनों क्या चाहती हो? मैं अपने घर का बंटवारा कर दूं? ये तो मैं कभी नहीं करूंगी। तुम तीनों को एक दूसरे से मसला है तो अपने अपने बर्तन धोकर रखा करो। आज तीनों बहुएं बाजार आई होती हैं। सबसे पहले पायल अपने लिए सब्जी लेने सब्जी बाजार जाती है, तो आयशा और काजल भी उसके साथ चली जाती हैं। फिर काजल कहती है, चले, अब दोनों मेरे साथ मछली बाजार चलो। कभी ऐसा ना हो जो मछली मुझे चाहिए वो खत्म हो जाए। फिर तीनों मछली बाजार जाती हैं, लेकिन बाजार में मछली की बदबू बहुत ज्यादा थी। भाभी आगे चलते हैं, आगे मेरी पसंद की मछली मिलेगी। तभी पायल मन ही मन सोचती है, पता नहीं ये लोग यहाँ सांस कैसे ले रहे हैं। कितनी ज्यादा बदबू है इधर। आयशा मन में कहती है, क्या अल्लाह, आज तो मुझे लगता है मेरा दम ही निकल जाएगा। दोनों बहुत मुश्किल से उधर खड़ी होती हैं। फिर तीनों आयशा के साथ मीट लेने चली जाती हैं। तीनों बहुएं अपने अपने बाजारों से सामान लेकर घर आ जाती हैं और खाना बनाने लग जाती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था कि एक दिन आयशा रसोई में चिकन बना रही थी कि तभी वहां पायल आई और कहने लगी, आयशा, तुम्हारा कितना काम रहता है? भाभी, मुझे आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, फिर मुझे बता देना, मुझे खाना बनाना है। इतना कहकर पायल वहां से चली गई और आयशा खाना बनाने लगी। थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया, तो आयशा ने जल्दी में चूल्हा बंद कर दिया और पायल के पास चली गई। पायल भाभी, मेरा खाना बन गया है, अब आप खाना बना लें। हाँ आयशा, ठीक है, मैं चली जाती हूँ। पायल अपने कमरे में सफाई कर रही थी और वो भूल गई कि उसने खाना बनाने जाना था। उधर दूसरी तरफ रसोई में चूल्हा खुला छोड़ने की वजह से आग चारों तरफ फैल गई थी। आग इतनी ज्यादा हो गई थी कि आग रसोई की खिड़की से बाहर चली गई थी, जिससे गांव वालों ने देखकर शोर करना शुरू किया। तो सीता और उसकी बहुएं बाहर चली गई। गांव वालों ने खिड़की में से पानी डाला और आग को बुझा दिया, लेकिन गांव वाले सीता से कहने लगे, तुम्हारे घर में इतनी आग फैली हुई है, ये लापरवाही किसने की है? तभी पायल बोली, ये तो होना ही था। जो आग हमारे कलेजे में रोज लगती है, आज वो घर में भी लग गई। जी माँ जी, पायल भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, हमें अलग अलग रसोई बना दो। जी माँ जी, अब तो आपको कुछ कर लेना चाहिए, वरना कल को बड़ा नुकसान हो जाएगा। सीता भी अब परेशान हो गई थी, इसीलिए उसने जल्दी ही तीनों बहुओं के लिए अलग अलग रसोई बनवा दी और सब हंसी खुशी रहने लगे। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। Don't forget to like and subscribe the channel.